Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Amanullah. You're watching my YouTube channel Dr. Aman's video. व्यूवर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आप सब लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन या यूरिन एनालिसिस को डिस्कस किया होगा, लेकिन आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप लेबॉर्ट्री में एज अ लेबॉर्ट्री प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और आपके पास यूरिन आता है और यूरिन जो है आप प्रोसेस नहीं कर पाते और बेंच पे रूम टेम्परेचर पे आप उसे छोड़ते हैं और 2 आवर्स से या 3 आवर तक उसमें डिले आता है प्रोसेस करने में, तो उस यूरिन में क्या क्या चेंजेस हो सकती है जो अगर आप रिज़ल्ट रिपोर्ट करें तो रिज़ल्ट में रिपोर्ट करते वक्त आप उन चेंजेस का ख्याल करें। तो हम एक एक उस चेंज को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड विद दिस कि अगर चेंजेस इन यूरिन व्हेन इट लेफ्ट एट द लैब, ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे चेंजेस आ सकती है। पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल अपीयरेंस में कि यूरिन के कलर में चेंज आ सकता है। जो यूरिन का नॉर्मल कलर है वो डार्क हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर यूरिन में यूरोबिलिनोजिन मौजूद है तो यूरोबिलिनोजिन जो है वो लाइट की वजह से और ऑक्सीडेटिव इफेक्ट की वजह से यूरोबिलिनोजिन यूरोबिलिन में कन्वर्ट होगा और यूरोबिलिन की वजह से यूरिन का कलर जो है मोर येलो या डार्कर हो जाएगा। इसके बाद जो यूरिन का नॉर्मल ओडर है तो नॉर्मल ओडर भी चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि यूरिन में डिकम्पोजिशन होगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया, और उसके अलावा यूरिन में जो कंपोजिशन की वजह से जो एक कंपाउंड है वो दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, जैसे यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट होगा तो यूरिया का स्मेल डिफरेंट होता है और अमोनिया का स्मेल डिफरेंट होता है, तो इसलिए ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। पीएच जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम जानते हैं कि जो नॉर्मल एडल्ट यूरिन का पीएच है तो वो 5 to 6.5 के रेंज में होता है। तो ये पीएच ऑफ द यूरिन जो है ये यूजुअली शिफ्ट होता है अल्कलाइन की तरफ से। क्यों? क्योंकि नॉर्मली यूरिन में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, तो बैक्टीरिया जो है वो यूरिया को डिकम्पोज करते हैं अमोनिया को, और भी हम जानते हैं कि अमोनिया अल्कलाइन इन नेचर है, तो इसकी वजह से जो यूरिन का पीएच है वो अल्कलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हाँ, कभी कभी इस तरह भी होता है कि यूरिन का पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक हो सकता है। वो उन केसेस में होता है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसके यूरिन में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है और अगर आप यूरिन को छोड़ते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलरली जो बैक्टीरिया और यीस्ट है तो वो ग्लूकोज को डिकम्पोज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं एज अ फूड, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन की वजह से पीएच जो है वो एसिडिक भी हो सकता है, बट इन दैट केस के अगर यूरिन में ग्लूकोज कंटेंट ज़्यादा है जो डायबिटिक के पेशेंट में हो सकता है। टर्बिडिटी ऑफ द यूरिन जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। टर्बिडिटी क्यों इंक्रीज होती है? एक तो रूटीनली जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो वो डिकम्पोज कर रहे हैं चीज़ों को, उसकी वजह से भी टर्बिडिटी इंक्रीज हो रही है। दूसरी बात ये है कि कुछ क्रिस्टल ऐसे हैं जो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, जिस तरह अमॉर्फस यूरेट वगैरह है वो भी प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली बैक्टीरिया और यीस्ट जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो उसकी नंबर की वजह से भी यूरिन जो है वो टर्बिड हो जाता है, तो यूरिन की टर्बिडिटी जो है वो इंक्रीज होती है। अच्छा, इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनालाइट है, जिस तरह बिलिरुबिन अगर यूरिन में है तो ये बिलिरुबिन का कंटेंट जो है वो डिक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि लाइट और ऑक्सीजन की इफेक्ट की वजह से बिलिरुबिन ऑक्सीडाइज होगा बिलिवर्डिन में। तो अगर किसी यूरिन में बिलिरुबिन आ रहा है, बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है किसी को, तो बिलिरुबिन जो है बिलिवर्डिन में कन्वर्ट होगा, तो उसकी वजह से यूरिन का कलर भी ग्रीनिश होता जाता है। ठीक है, यूरोबिलिनोजिन यूरिन में नॉर्मली नहीं होता, लेकिन अगर किसी अगेन बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म के साथ प्रॉब्लम है जॉइंटिस की वजह से, तो यूरोबिलिनोजिन का कंटेंट जो है अमाउंट जो है वो भी कम होगा। क्यों कम होगा? अगेन यूरोबिलिनोजिन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा यूरोबिलिन में, तो यूरोबिलिनोजिन जो है वो एनालाइट जो आप क्वांटिफाई करेंगे तो उसकी क्वांटिफिकेशन पे ठीक नहीं होगी। तीसरी चीज़ नाइट्रेट है। नाइट्रेट इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अगर नाइट्रेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है यूरिन में और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नाइट्रेट जो है वो फॉल्स पॉजिटिव आएगा, उसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर इस तरह के बैक्टीरिया है जो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं और नाइट्रोजन जो है वो एवापोरेट हो रहा है, तो इस केस में नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो डिक्रीज भी हो सकता है, यानी कि दोनों साइड पे चेंज आ सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है नाइट्रेट का
नाइट्रेट कंटेंट और डिक्रीज भी हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एनालाइट कीटोन बॉडीज जो डायबिटिक के पेशेंट में हम देखते हैं, दूसरे कंडीशन में भी हम देख सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली कीटोएसिडोसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कीटोन बॉडीज में जो एसीटोन है और एसिटोएसीटेट जो है, तो उनकी जो क्वांटिटी है वो भी कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि एसीटोन जो है वो वोलेटाइल इन नेचर है। तो जब आप यूरिन को लॉन्ग टाइम के लिए बेंच पे छोड़ते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो एसीटोन जो है वो एवापोरेट होता है। और जो एसिटोएसीटेट है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एसिटोएसीटेट को डिकम्पोज करते हैं एसीटोन में, और फिर एसीटोन जो है वो वोलेटाइल इन नेचर है। तो इस वजह से कीटोन बॉडी जो है उसका कंटेंट भी कम हो सकता है विद प्रोलॉन्ग डिले इन प्रोसेस। अगर हम सेलुलर कंटेंट की बात करें, तो सेलुलर कंटेंट में रेड ब्लड सेल WBCs जो हैं नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन अगर किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से यूरिन और WBCs जो है RBC और WBCs को अगर हम टारगेट करेंगे और देखेंगे, तो RBC और WBC दोनों का नंबर जो है वो कम होगा। क्योंकि जब यूरिया डिकम्पोज होगा अमोनिया में, तो यूरिन का पीएच अल्कलाइन की तरफ शिफ्ट होगा, और अल्कलाइन पीएच पे जो सेलुलर कंटेंट है वो बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट होंगे। तो इसलिए रेड ब्लड सेल्स जो है वो श्रिंक और स्वेल भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द टोनेसिटी ऑफ द सोल्यूशन, क्योंकि यूरिन का सोल्यूशन हाइपोटोनिक भी हो सकता है और हाइपरटोनिक भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट केमिकल। तो इसलिए दोनों कंडीशन जो है वो सेल को सूट नहीं करते, टोनेसिटी जो है वो सेल को सूट करती है। तो RBC और WBC जो है वो डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं, और आप जो सेल्स रिपोर्ट करेंगे पर हाई पावर फील्ड, तो हो सकता है तो उनके बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वो एक्चुअल पिक्चर ना हो यूरिन में जिस वक्त यूरिन उस सस्पेक्टेड पेशेंट ने पास किया था। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, तो हमेशा प्रोलॉन्ग डिले के साथ बैक्टीरिया का नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि यूरिन जो है इट इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ मीडिया फॉर बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया उसमें बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होता है और अपने नंबर इंक्रीज़ करता है। तो आप फॉल्सली हाई नंबर ऑफ बैक्टीरिया को रिपोर्ट करेंगे, जो कि विच इज़ नॉट गुड। और एक चीज़ माइक्रोस्कोपी में कास्ट है, तो डिफरेंट कास्ट ऐसे हैं, जिस तरह हाइलीन कास्ट है और बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं जो अल्कलाइन पीएच पे बिल्कुल उनको अल्कलाइन पीएच सूट नहीं करता, तो वो बहुत जल्दी जल्दी जो है डिस्टॉर्ट होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं। तो या तो कास्ट आप कम रिपोर्ट करेंगे, और अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग छोड़ा है तो हो सकता है कि कास्ट WBC RBC आप बिल्कुल ज़ीरो रिपोर्ट कर दें, जबकि आपके पास जिस वक्त स्पेसिमेन आया था तो उस वक्त उसमें अच्छे खासे अमाउंट ऑफ RBC और WBC या कास्ट मौजूद था। एक और एनालाइट ग्लूकोज है जो डायबिटिक के पेशेंट में हम हमेशा देखते हैं। तो ग्लूकोज कंटेंट भी डिले के साथ कम होता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करती है। तो जितना जितना ग्लूकोज को यूटिलाइज करेंगी उतना उतना ग्लूकोज कंटेंट जो है वो कम होता जाएगा। इन पे मैं आपको ये बात बताऊं कि रिकमेंडेशन क्या है कि जब यूरिन आपके पास बेंच में पहुंचता है तो आप कितनी जल्दी उसको प्रोसेस कर लें। तो रिकमेंडेशन ये है कि विद इन 30 मिनट आफ्टर मिचुरेशन, ये नहीं कि आफ्टर रीचिंग टू द लेबोरेटरी, यानी जैसे ही यूरिन पास किया उस पर्सन ने, तो विद इन 30 मिनट ऑफ दैट पासिंग आप यूरिन को प्रोसेस करें। ये सबसे आइडियल और सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव जो है ऐड करना वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव भी बहुत ज़्यादा एनालाइट को डिस्टर्ब करते हैं। अनलेस कि अगर आपको 24 आवर यूरिन कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे 24 आवर यूरिन की हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ टेस्ट में, तो वहाँ आप प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं। रूटीन एग्जामिनेशन के लिए प्रिजर्वेटिव कभी भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो एनालाइट में इंटरफेयर करते हैं। तो इसलिए रिकमेंडेशन तो ये है कि आप 30 मिनट में करें। कुछ में आपको 30 to 45 मिनट का फिगर मिलेगा, कुछ में अप टू विद इन 1 आवर का फिगर मिलेगा। डिफरेंट बुक्स डिफरेंट कहती है, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि इन प्रैक्टिस इस तरह पॉसिबल नहीं होता। इन प्रैक्टिस हमेशा ये जो दौरानिया है, ये जो टाइम है, टर्न अराउंड टाइम है यूरिन के प्रोसेस करने का, ये 2 आवर्स तक पहुंच जाता है। तो इसलिए इन प्रैक्टिस लोग ये कहते हैं कि अगर आप विद इन 2 आवर्स जो है यूरिन को प्रोसेस करते हैं, विद इन 2 आवर्स ऑफ द मैच्योरेशन ऑफ यूरिन, यानी कि जब यूरिन पास किया था उस पर्सन ने, उसके विद इन 2 आवर अगर आप प्रोसेस करते हैं, तो जो रिजल्ट आप जनरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटी कंट्रोल, सो दैट विल बी एक्सेप्टेबल फॉर ऑल एनालाइट। लेकिन अगर 2 घंटे से बाद आगे जाती है, तो ये जो चेंजेस मैंने आपको बताएं, तो ये चेंजेस होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए अच्छी क्वालिटी के लिए ये ज़रूरी है कि आप यूरिन को विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम जो है
एग्जामिन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। फ़ी अमान अल्लाह।